नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज हम बात करेंगे और मुद्दा ये है कि रूस पर बड़ा हमला हुआ है और हमला भी रूस यूक्रेन सीमा के काफी भीतर हुआ है। कुछ मीडिया हाउसेस का तो कहना है कि ये करीब-करीब 4000 किलोमीटर का इसका जो है डिस्टेंस है जहां पर ये हमला हुआ है। कई तरह की खबरें आ रही। एक खबर ये आ रही है कि एक कंटेनर था, उसको काफी अंदर तक ले जाया गया। इनफैक्ट जहां पर ये अटैक हुआ उसके काफी करीब ले जाया गया। उसमें ड्रोन थे और ड्रोन के जरिए जो रूस के करीब 40 के आसपास बम वर्षक अत्याधुनिक जहाज हैं वो, और जो उनके जासूसी विमान है वो, उनको नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। आप जरा याद करिए कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था 3 सवा 3 साल पहले, तब कहा गया था कि यूक्रेन को तो रूस 4 दिन में, हफ्ते भर में, 10 दिन में निपटा देगा। उसकी तो कोई हैसियत रूस के सामने है नहीं। और अब आप देखिए कि 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। दोनों देशों के बीच कोशिशें भी हुई हैं, ट्रंप की तरफ से भी कोशिश हुई मध्यस्थता की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले एक दौर की शांति वार्ता दोनों के बीच में हुई थी और अब फिर होने जा रही थी। संभवतः 15 के आसपास वो वार्ता प्रस्तावित थी और इस बीच यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा अटैक हो गया। मेरे साथ आज बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आपके चिर परिचित रमनीक सिंह मान साहब जुड़ रहे हैं और उनको जोड़ करके ही इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। रमनीक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जी जो सर। रमनीक जी, पहले तो ये बताइए कि ये जो अटैक हुआ है ये हो कैसे गया और इतना अंदर हो गया। 2 जगह बताई गई हैं, ओलेनिया और बेलावा। कुल मिलाकर के 4 एयरबेस हैं जहां ये यूक्रेन के ड्रोन्स ने तबाही मचाई है। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। हाँ, इसमें कोई कोई संदेह नहीं है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और मैं इसको ये समझता हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ ये अटैक किया है, बल्कि इसकी फर्स्ट पर्सन व्यू जो है, एफपीवी बोलते हैं अपन, उसको भी इन्होंने फुटेज को भी रिलीज किया है। तो मैं, इन माय ओपिनियन, देखिए चीजें तो समय के साथ साथ साफ होती जाएंगी, नजर आती जाएंगी, पता भी लग जाएगा। इसमें इट्स सीआईए रिटन ऑल ओवर इट। इसके ऊपर सब पूरी जो छाप नजर आती है वो सीआईए की नजर आती है। यूक्रेनियन जो इंटेलिजेंस है या यूक्रेनियन जो एजेंसी है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सच अ जॉब इनसाइड ऑफ रशिया। और स्पेशली देखिए, इसमें 2-3 बातें जो सांकेतिक रूप से बाहर निकल के आती हैं जो वो ये है कि पहली चीज तो ये है कि जो डीप स्टेट है, जो कलेक्टिव वेस्ट है जिसको मैं बोलता हूँ, जिसमें आप पूरा पश्चिमी ब्लॉक ले लीजिए, अब यूरोप हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जितने अगर मैं बिल्कुल इसको क्लियर शब्दों में कहूँ तो ये जितने कोकेशियंस हैं, ये जो सफेद चमड़ी वाले हैं, दे डोंट वांट दिस वॉर टू स्टॉप। ये नहीं चाहते कि ये युद्ध रुके। और जो अमेरिकन पॉलिसी है, एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी है कि दे वांट टू फाइट रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन। आखिरी यूक्रेनियन जब तक जीवित है तब तक ये रशिया से लड़ाई चाहते हैं कि होती रहे। और जो इस्तांबुल टॉक्स बोल रहे हैं जिनको, जो तुर्की में डिस्कशन होना था, उससे ठीक पहले जो है, इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो एग्जीक्यूशन का तरीका है, और इसका जो टारगेट है, जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट है, ये रशिया का स्ट्रैटेजिक एसेट है। ये ऐसा नहीं है कि कोई साधारण युद्ध विमान है। ये स्ट्रैटेजिक एसेट है रशिया का, जो बहुत डीप बॉम्बिंग की
कैपेबिलिटी रखता है, और रशिया को यूक्रेन के साथ डील करने के लिए इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स की जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि हद मिसाइल या बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है। और ये जो इनके A50 है, TU-95 है, TU-22 है, जो इनके ये बॉम्बर्स हैं, ये लॉन्ग रेंज के लिए हैं। लॉन्ग रेंज से मेरी मुराद है कि दे आर केपेबल, और ये बाय द वे जो रशियन एसेट है, स्ट्रेटेजिक एसेट है, उसका तकरीबन 30 से 35% क्लेम किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा कि हमने 40-41 जो विमान इनके ध्वस्त कर दिए, जो कायदे से देखा जाए तो रशिया को डीफैंग करने की, यानी कि दंतहीन विश्व रहित करने की बात हो रही है, कि रशिया को किसी तरीके से आप डीफैंग कर दीजिए, और इनकी जो कैपेबिलिटी है रशिया की, वो ना रहे। बट मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये प्रोवोकेशन है, ये प्रोवोकेशन है कि एक बड़ा रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो रशिया की तरफ से आए। और अगर यूरोप का हम इतिहास उठा के देखें, अगर हम कलेक्टिव वेस्ट का, यानी कि जिसके अंदर आपका यूके आ गया, कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, यूरोपियन कंट्रीज सारे आ गए, इनका जो अगर आप कभी भी इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी महायुद्ध हुए, विश्व युद्ध हुए हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हमेशा यूरोप की रही है। और ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप, कायदे से यूरोप जो है दैट इज फार ईस्ट एशिया ओनली, क्योंकि लैंड मास, ऐसा कॉन्टिनेंटल लैंड मास यूरोप कोई अलग नहीं है, वो कंटिन्यूएशन में है एशिया के साथ। तो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक सोच को स्थापित करने के लिए तो जो यूरोप में हिस्सा है, आप कह लीजिए कि जो ईस्टर्न यूरोप है और जो वेस्टर्न यूरोप है, जो आप कह लीजिए कि फार ईस्ट एशिया हो गया, फार वेस्ट एशिया, आई एम सॉरी, फार वेस्ट एशिया हो गया, इनके बीच में बहुत लंबे समय से जो है वो डिस्प्यूट्स रहे हैं, और हर जंग जो है वो यहीं से शुरू हुई है। और एक बहुत आज के इस विषय के यूपर प्रासंगिक हो जाता है कि जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने बात कही थी कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है यूरोप की, वो ये है कि यूरोप को लगता है कि यूरोप की समस्या सारी दुनिया की समस्या है, पर दुनिया की समस्याएं जो है वो यूरोप की समस्या नहीं है। तो ये वहीं पे, उसी मुहाने पे आगे खड़ी हो जाती है बात कि द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। तो ये बेसिकली नेटो की एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं वेस्ट के, इंक्लूडिंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, इन्होंने सब ने यूएसए उसको, रशिया को गारंटी दी थी कि नेटो को रशियन बॉर्डर्स तक नहीं लेके आएंगे, विल नॉट गेट नेटो टू द रशियन बॉर्डर्स। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो रशिया के एकदम दरवाजे के ऊपर आगे खड़े हो जाएं और फिर वो अपने आर्टिकल 5 का एक्सरसाइज करें कि एनी एग्रेशन ऑन अ नेटो मेंबर विल बी कंसिडर्ड एज अ एग्रेशन और अ वॉर ऑन नेटो, और उसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो नेटो के मुल्क जो है दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। और एक चीज और मैं बड़ी समझता हूँ कि इसके अंदर गौर से देखने वाली वो है ये कि जब अमेरिका अपना हाथ पीछे खींचता है नेटो से, तो नेटो बिना अमेरिका के नाटो बन जाता है, नोटा। देयर इज नो पावर, देयर इज नो स्ट्रेंथ, देयर इज नो फाइनेंशियल बैकिंग नेटो के अंदर। तो अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा देखने में कि अमेरिका क्योंकि अब पीछे हट गया है, तो अगर अब जो रिटेलिएशन आएगी, और जो आई एम श्योर, जो मेरे को इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो रिटेलिएशन है वो बहुत स्ट्रांग आएगी, बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट आएगी। वो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी अभी आए और बहुत सारी बाद में आए, और हो सकता है कि देखिए रशिया अपने हिसाब से अब टारगेट्स चूज करेगा, अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ाएगा। परंतु आपने जैसे शुरू में कहा कि ये लग रहा था कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो चंद दिनों में निपट जाएगी, बट उसके अंदर एक जो स्ट्रेटेजिक थॉट है जो मिसिंग था, वो ये था कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई दर हकीकत देखने के लिए हो रही है, पर ऐसा नहीं है। ये कलेक्टिव वेस्ट है, पूरा का पूरा नेटो, पूरा का पूरा यूरोप, यूएसए, ये पूरी दुनिया की ताकत इसके पीछे लगी हुई है। और उसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण आज दे देता हूं कि आज जिस वक्त ये डिस्कशन होनी थी रशिया और यूक्रेन के बीच में
तुर्की में उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि वी आर इन वॉर रेडीनेस, यानी कि हम जंग की तैयारी के हालात में आ गए हैं और हमने अपनी सेनाओं के लिए, अपने सशस्त्र बलों के लिए ब्रिटेन की हिस्ट्री का, ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा सैलरी इंक्रीमेंट, जो बेनिफिट हाइक है, वो सबसे बड़ा उन्होंने आज घोषित किया, उन्होंने घोषणा की है। अब अगर दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया के बीच में, जहां पे यूक्रेन ने, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये समय के साथ आपको आ जाएगा, और ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ऑपरेट लैंगली से हो रहा था। लैंगली वो है जो सीआईए का हेडक्वार्टर है, बाय द वे, जो आपके दर्शकों को ना पता हो। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो अमेरिकन है। और देखिए दो बातें हैं। अगर पहली चीज, मैं ये समझता हूं कि सीआईए जो है वो ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है, सीआईए अपने आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है, और अगर इसको अमेरिका एडमिट कर लेता है तो फिर वो बहुत बड़ा भागीदार बन जाता है पाप का। पर फंसने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका ये कहता है कि हमने नहीं किया या कराया एज अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी, या प्रेसिडेंशियल एक्सेंट या प्रेसिडेंट का अप्रूवल इसमें नहीं था और बावजूद उसके हो गया, तो ये उससे भी बड़ी खतरे की बात है हमारे लिए, उतना नहीं जितना यूएसए के लिए। और ये जितना भी कुछ दुनिया में हो रहा है उसमें सीखने के लिए सबक हमारे लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए सबक सीखने के लिए, क्योंकि आप इसको कह सकते हैं कि ये रशिया का पर्ल हार्बर मूवमेंट है, और यहां से जो युद्ध है वो किसी तरफ करवट ले सकता है। और मैं आपको इस बात से, जो मेरा अनुमान है, मेरा अनुमान ये कहता है कि अब जो अगला वार जो है रशिया का, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर हो सकता है कि यूक्रेन के ऊपर से गुजर के ये जो स्रोत हैं उनको भी रशिया आप टारगेट कर सकता है, क्योंकि जिस किस्म की जर्मनी से प्रोवोकेशन आ रही है और जिस तरीके से जर्मनी कह रहा है कि कोई लिमिट नहीं है कि हम या यूक्रेन के ऊपर अब कोई बंदिश नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि वो किस प्रकार के हथियार इस्तेमाल कर सकता है और कहां तक जा सकता है, किस हद तक जा सकता है। तो वो बात तो रशिया के ऊपर भी उतनी लागू है कि वो किस हद तक जा सकता है। और रशिया को, कीव को गाजा बनाने में कोई बहुत दिन नहीं लगेंगे। रशिया इज वेरी केपेबल। और जो रशियन मिसाइल्स है मैं आपको बता दूं, वो मार्क 10, मार्क 12, यानी कि 12,000 12,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली इनकी मिसाइल्स है, जिनको इंटरसेप्ट करना मतलब लगभग नामुमकिन है। मान साहब, अभी कुछ ही दिन पहले वो एक कहावत है ना कि माई वे इज हाईवे, और जब ये ट्विंस टावर गिरे थे तब अमेरिका ने कहा था कि दुनिया के जो देश हमारे साथ नहीं है उनको हम ये मानेंगे कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। मतलब एक तरीके से वॉशिंगटन की बात ना मान करके, उनकी बात ना मान करके, यानी ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे थे कुछ, और अब आप कह रहे हैं कि ये सीआईए का ऑपरेशन हो सकता है, जिसकी पूरी पूरी गुंजाइश और संभावना दिखाई दे रही है, आशंका व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे में वैसे तो अमेरिका और रूस का 36 का आंकड़ा रहा है शीतकाल के दौर में भी और वैसे भी, लेकिन ट्रंप ये दावा करते थे अपनी तरफ से कि पुतिन से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो पुतिन नहीं मान रहे हैं, तो ये पुतिन को एक सबक सिखाने या संकेत देने का एक जरिया उन्होंने सीआईए के जरिए ये सब किया है। देखिए इसके अंदर बातें दो हैं और बड़े आप वाजे समझ लीजिए इसको। रशिया और यूक्रेन, इस युद्ध के अंदर आप दो कैरेक्टर्स को सामने रखिए अपने, एक आपका व्लादिमीर पुतिन और एक जेलेंस्की। अब यदि यूक्रेन हारता है तो जेलेंस्की फांसी के फंदे पे लटकेगा, इसके अंदर मुझे कोई दो राय, मेरे को कोई संदेह नहीं है। और रशिया अगर डिफीट एक्सेप्ट करता है, या जो आज उन्होंने जो कंडीशंस ले करी है बड़ी हास्यास्पद है कि 2014 के बाद से जो भी टेरिटोरियल गेन है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, 100% एक्सचेंज ऑफ पीओडब्ल्यूज, 100%
सीज फायर, ये तमाम किस्म के जो तमाशे आज यूक्रेन ने कोशिश की है रशिया के साथ। तो अगर रशिया सरेंडर करता है या रशिया स्टेप बैक करता है, तो मुझे इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि ये पुतिन के आखिरी दिन होंगे, इसके बाद पुतिन जीवित नहीं रहेगा। तो जहां तक विश्व के अंदर अपने वर्चस्व को स्थापित रखने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, वहीं पे यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की हैं, वो भी सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, और इन डूइंग सो ही इज मेकिंग मिलियंस, वो मिलियंस इन डॉलर्स, वो कई मिलियन डॉलर जो है वो कमा चुका है, क्योंकि एक इतिहास रहा है कलेक्टिव वेस्ट का रशिया को डिस्ट्रॉय करने का। फिनलैंड के साथ जंग हो, पोलैंड के साथ जंग हो, या जो अमेरिकन बिल्कुल आखिरी मोमेंट में आए थे वर्ल्ड वॉर के अंदर, और बाद में हॉलीवुड के अंदर दुनिया भर की पिक्चरें बना ली इन्होंने कि साहब अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। एक्चुअल वॉर वाज फॉट बाय द सोवियट्स। और अगर आप उस इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसको खत्म करना, मतलब जब तक जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, डीप स्टेट है, जब तक ये लोग पीछे नहीं हटते, जब तक ये लोग पैसा देना नहीं बंद करते, तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, नंबर एक। और वो उसके संकेत तभी मिल गए थे जब तख्ता पलट करके जेलेंस्की को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और जेलेंस्की ने जब से यूक्रेन के अंदर इमरजेंसी लगा रखी है, और जैसे लोगों को सड़कों से पकड़ पकड़ के मीट ग्राइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, कि वो वॉर फ्रंट पे फेंक रहे ले जाके, और वहां पे लोग मारे जा रहे हैं। तो इसका तो सीधी सी बात यह है कि आपने कहा माई वे और दी हाईवे, तो ये तो तख्त से वो जो फांसी का तख्ता होता है ना, वहां तक की बात है। ये तो जहां पे अभी राज तख्त पे बैठे हैं, और ये वहां से उतर के सीधा फांसी के बंदे पे जाएंगे। तो ये अपनी भी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बट इन डूइंग सो बहुत सारा जो आप समझ लीजिए कि वेस्ट का जो एक वॉर जोन है, जिसको एक ट्रायल है कह लीजिए आप रशिया के साथ। और रशिया को देखिए, अगर आम हालात में कोई भी, अगर ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जैसे रशिया इसको डिस्क्राइब करता है इस जंग को, ये ना चल रहे होते, और जिस तरीके से वेस्ट का सपोर्ट, CIA का सपोर्ट और फाइव आइज का सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है, नेटो का सपोर्ट, पूरे यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट मिल रहा है, अगर ये ना मिल रहा होता और रशिया के अंदर इस प्रकार का कोई इवेंट होता जैसे ये ड्रोन अटैक हुआ है, ये प्लानिंग तो इनकी बहुत बड़ी थी। इनकी प्लानिंग तो ये थी कि 100% जो रशियन फायर पावर है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जो इनके एयर बॉम्बर्स हैं या एयर मिसाइल लॉन्चर्स हैं, इनको तबाह कर दिया जाए। तो अगर वैसा होता उस स्थिति में, तो मैं समझता हूं कि जो रिटेलिएशन है, जो रशिया का जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे आप। पर चूंकि जंग की स्थिति है, इसमें हो सकता है रशिया अपना समय ले, पर मेरे को ये लगता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक जो है वो जेलेंस्की ने दे दी है। और जेलेंस्की जब भी विश्व युद्ध, जो अब मेरी समझ में तो इसको माने या ना माने, ये युद्ध तो चल ही रहा है, और इसके अंदर धीरे 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 करके अब दूसरे मुल्क, जो अन्य मुल्क, वो ड्रैग होंगे। और अमेरिका की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है यूएसए की, वो ऐसी है कि उसके अड़ोस पड़ोस में उसके सीधे तौर पे किसी भी दुश्मन देश से बॉर्डर नहीं लगते, और उसको डायरेक्ट जो है किसी से थ्रेट नहीं है। हाँ, आपने जैसे 9/11 की बात की, और उसके बाद आपने कहा था या तो हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है, तो वो रशिया वो चीज नहीं कह सकता आज, क्योंकि उस पोजीशन में रशिया नहीं है। बट एक बात से मैं आपको आश्वस्त करा देता हूँ कि रिटेलिएशन जिस वक्त आएगी, तो वो सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहेगी, ये कहना मुश्किल है। और मेरे हिसाब से पहला झटका जो है वो जर्मनी की तरफ हो सकता है। मान साहब, ये बताइए, वैसे तो जो अलकायदा ओसामा बिन लादेन ने किया था, ट्विंस टावर गिरा करके और दूसरे तमाम चीजें, तो उस समय भी ये बात तो उठी थी, ये सवाल तो उठे थे, और बड़े वाजिब सवाल थे कि जो अपने आप को सुपर पावर मानता है, और है भी, अमेरिका जैसा देश भी सुरक्षित नहीं है। रसिया पर भी वो बात लागू होती है। अमेरिका हो, रसिया हो, ये ऐसे देश हैं जो दुनिया भर को युद्ध के साजो सामान बेचते हैं। इनकी अपनी दुकानें हैं, और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इससे तबाह होती है जब इस तरह की घटनाएं इनके ऊपर भी हो जाती हैं।
कि भाई आप दुनिया भर को S-400 बेच रहे हैं, S-500 यहीं भारत में आकर के विकसित करने और देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहे हैं, कंटेनर्स को नहीं रोक पा रहे। वो आपके भीतर तक घुस आया और हवाई अड्डे के पास तक पहुंच गया, जहां पर ये एयरबेस था वहां तक पहुंच गया और तबाही मचा करके पूरी दुनिया में आपकी छिछालेदार करा दी। तो कहीं ना कहीं रूस के भीतर भी कुछ गड़बड़ है क्या, कि आप इस तरह की चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं। वो चीजों को सूंघने से लेकर के, यानी खुफिया तंत्र से लेकर के आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो तक, उस पर एक बड़े सवाल तो खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें 3-4 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आए, तो मैं उनको क्रमवार एड्रेस करता हूँ। पहला, आपने जो बात की ग्लोबल टेररिज्म की, तो ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर समय समय पे बदलता रहा, बट पाकिस्तान एक स्टैटिक एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म रहा है। ट्रेनिंग, अबेटिंग एंड एडिंग, ये चाहे उसामा बिन लादेन की आपने बात की, वो पाकिस्तान का एक गैरिसन टाउन है एबटाबाद, बिल्कुल एबटाबाद के वहाँ पे इनका मिलिट्री अकेडमी है काकुल, तो उससे कोई बहुत दूर नहीं था जहाँ पे उसामा बिन लादेन रह रहा था। और वो एक ऐसी जगह थी जिसको सुरक्षित माना जा रहा था, कंपाउंड के अंदर उसको रखा हुआ था। और वो CIA कुछ, चलो मैं समझता हूँ पता होगा या नहीं, बाद में पता लगा, पर ISI को ना पता हो, पाकिस्तान की आर्मी चीफ को ना पता हो, वहाँ पे पाकिस्तान की जो पॉलिटी है यानी कि जो राजनेता है उनको ना पता हो, बड़ा मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना बात को। तो इनको पता था कि ओसामा बिन लादेन को हमने रखा हुआ। और दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एक कांग्रेचुअल हियरिंग हुई थी। कांग्रेचुअल हियरिंग होती है जैसे भारत में लोकसभा है, तो ऐसे ही US कांग्रेस है, तो उसके अंदर बैठ के एक हियरिंग में जो US के आप समझ लीजिए इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एडमिट किया कि हम तालिबान को हमने खड़ा किया, हमने पैसा दिया, और आईसिस को हमने पैसा दिया। उन्होंने तमाम नाम लिए टेरर ग्रुप्स के जिनको उन्होंने पैसा दिया, फंड किया, खड़ा किया। और ये बात भी एडमिट की कि कुछ मिलियन डॉलर जो है, 41 मिलियन डॉलर हर हफ्ते जो है वो कैश लोड होके वो काबुल में उतरता है, अफगानिस्तान में जाता है, रफ्ते बेचते हैं। तो जिस तरीके से करीबन एस्टिमेटेड वैल्यू में आप मान के चलेंगे 7 से 8 बिलियन डॉलर का जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो जब अमेरिका ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तो वहां छोड़ के चले गए। तो ये जो मतलब आप अगर उसको बिल्कुल आप कायदे से और मान के चले, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए, जो वहां पे तो छोड़ा है, वो तो छोड़ा है, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, यानी उसको दोबारा उस कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए वो 8-10 बिलियन डॉलर का दोबारा मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। सो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस की जो धंधा है, जो इनका पैसा कमाने का तरीका है, वो यही है। जैसा मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं तो अगर आप पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी बात सुन लें, तो ये कहते हैं कि ग्लोबल वॉर मशीन है, और ये जंग को फंड करने के लिए ये लोग ये करते रहते हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़ाते रहते हैं। और इनका काम इतना है कि अपने हथियार बेचने हैं, चाहे वो आतंकवादियों को पैसा देके अपने हथियार बेचे उनको, चाहे वो एक पूरी जिस जिस आतंक रिजीम के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहे उनके साथ बैठ के दोहा में सेटलमेंट करते हैं, और वहां पे फिर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का मटेरियल जो है छोड़ के आ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है US की, ये तो रही है। और अब आ जाता है अगला जो आपने बात करी कि ड्रोन्स किस प्रकार से रशियन एयर बेसिस के पास चले गए, और इसके अंदर कोई कोई संदेह नहीं है, कोई दो राह नहीं है कि ये बहुत बड़ा इंटेल फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। और ये एक ऐसा फेलियर है जिससे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस से एक ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर चेंज आया है, वैसे ही ये भी एक वेकअप कॉल है उन तमाम देशों के लिए जो, जैसे हमने क्या किया, हमने लैंड बॉर्डर से बांग्लादेश के साथ ट्रेड बंद कर दिया। आप इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि सिर्फ थोड़े दिन पहले ही, अभी तो ये एग्जीक्यूट हुआ है ना, रशिया ने तो अभी इसको फेस किया है। भारत ने इस घटना से पहले ही अपने लैंड बॉर्डर्स जो है वो बांग्लादेश के साथ ट्रेड करने के लिए बंद कर दिए थे। तो इस किस्म का कोई भी घटना जो है वो हमने पहले अवॉइड कर ली है बांग्लादेश की साइड से। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ट्रेड नहीं है लैंड बॉर्डर्स के रास्ते से। पाकिस्तान में हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे
ये तंबाकू के जो इक्विपमेंट्स, ये आपका पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, ये सब चीजें हैं, या जो हमारे यहाँ से तेल और ये सब जाता है, ये पाकिस्तानी बहुत कंज्यूम करते हैं, ये दुबई से होके वापस कराची होके पाकिस्तान में कंज्यूम होता है। बट हमारा ऐसा डायरेक्ट ट्रेड नहीं है जैसे यूक्रेन रशिया के बीच में ट्रेड चल रहा था। अब आपने जो अगला पॉइंट कहा, वो आपने कहा कि साहब जो दुकानदारी है मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्सेस की, इसके अंदर कोई ब्रांड संदेह वैल्यू। नहीं है कि चाहे वो चाइना हो, हाँ मैं बता रहा हूं, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो, अब अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 उनके मार गिराते हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जितने भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको आप ब्रीच करके आप उनको घर में घुस के मारते हैं, या फिर जितना एग्रेशन पाकिस्तान की ओर से हमारी तरफ आता है, चाहे हमारा लेगेसी इक्विपमेंट है जो एज ओल्ड टाइम टेस्टेड है, या जो हमारे आकाश तीर सिस्टम है, या हमारा जो S-400, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, S-400 केवल भारत में कामयाब है। ये रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर S-400 उतना कामयाब नजर भी नहीं आया। तो ये सिर्फ मशीन नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती, एक पूरा का पूरा सेटअप, जो एक आदमी मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स अ लॉट। तो जिस किस्म से हम लोगों ने अपने इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की ब्रांड वैल्यू को खड़ा किया है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ट्रंप जो है वो सारी दुनिया में गा रहा है कि देखिए साहब, हमने ट्रेड डील ऑफर करी, हम ट्रेड से टेररिज्म खत्म कर देंगे, हम ट्रेड से वॉर खत्म कर देंगे। तो कायदे से अगर पूछें तो आप आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या ट्रेड करवाओगे? आप यूएस से, सॉरी, आप रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या ट्रेड करवाओगे? आप इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या ट्रेड डील करवा दोगे? और सही अगर है। आपने करवाना ही है तो एक आप बता दीजिए, इजराइल और ईरान के बीच में आप क्या ट्रेड डील करवा दोगे? कुछ मसले ऐसे हैं जो सिर्फ पावर से, ताकत से, जिसको हम कहते हैं ब्रूट पावर से, अपनी बाहुबल से, शक्ति से जीते जाते हैं, ना कि पैसों के आदान प्रदान से, धंधे से नहीं जीते जाते। और अगर धंधा ही करना है तो मैं समझता हूं कि बड़ा मूर्ख है ट्रंप कि एक गुजराती को छोड़ के वो पाकिस्तानियों के साथ ट्रेड करने की बात कर रहा है, वो चीनियों के साथ। तुमने अगर ट्रेड करना है, तुमने अगर धंधा करना है ना, तो तुम इंडिया के साथ ट्रेड करो। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी परचेज पावर पैरिटी में, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश है, कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। अब अब कायदे से अगर हम बोले ना कि अगर हम लोगों ने यूएसए को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया ना, हालांकि हमारी को बहुत डिपेंडेंस नहीं है यूएस के ऊपर, तो तकलीफ यूएस को ज्यादा होगी, हमको कम होगी। तो हमारा जो कंसिस्टेंट व्यू पॉइंट है वो है ग्रोथ और फोकस करना अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इंटरनल। आप सिर्फ मैं आपके ना 1 मिनट लूंगा और 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा 2014 के बाद से किस किस्म के चैलेंजेस भारत ने फेस किए हैं। जी जी। भारत ने टारगेटेड अटैक्स देखे हैं, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो। भारत ने किसानी आंदोलन के नाम पे, आड़तियों के आंदोलन के नाम पे एक मास मोबिलाइजेशन देखी है। भारत ने जेएनयू के अंदर मोबिलाइजेशन देखी है। आप अरब स्प्रिंग से उसके साथ कंपेयर करें, या जो ये कर पाए बांग्लादेश में, ये स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन के नाम पे वहां पे तख्ता पलट करने में कामयाब रहे। आपको लगता है सीआईए ने, वेस्ट ने प्रयास नहीं किया भारत में? इन्होंने बहुत प्रयास किए, पर सच्चाई ये है कि भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर भारत की अधिकांश जनता को भरोसा, यकीन, अकीदा, विश्वास है। और वो ना सिर्फ एक भारतीय लीडर है, ही इज अ ग्लोबल स्टेट्समैन। और उनकी जो पूरी की पूरी टीम है, आप एस जयशंकर साहब को देखिए, अमित शाह जी को देखिए, आप अश्विनी वैष्णव जी को देखिए, जो टीम उन्होंने पिक कर रखी है अपनी, हर एक मंत्री को, मैं सबका नाम लेना कठिन है, बट आप देखिए किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। गडकरी साहब को देखिए। तो भारत के अंदर जिस किस्म का रेवोल्यूशन आया हुआ है, भारत के अंदर जिस किस्म की ग्रोथ आ रही है, उसको दुनिया के अंदर, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे कलेक्टिव वेस्ट पूरा हो, पाकिस्तान उनका एक टूल और एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इन्होंने बहुत कोशिश करी भारत की घेराबंदी करने की। देखिए, नेपाल में रिजीम चेंज किया, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज किया, पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया, बांग्लादेश में रिजीम चेंज किया, श्रीलंका में रिजीम चेंज किया, मालदीव में रिजीम चेंज किया। इन्होंने भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश की। भूटान, यहां तक कि भूटान ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिया के थ्रू डायरेक्ट करने के बजाय चाइना से सीधी बात करनी शुरू करी। इन्होंने वो हर संभव प्रयास किया भारत को तंग करने का, बट इंडिया केम आउट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो पॉलिटिकल रिजॉल्व है बहुत स्ट्रॉन्ग था।
अब आ जाते हैं रशिया के ऊपर। रशिया पिछले 3 साल से पूरे कलेक्टिव वेस्ट से, उनके रिसोर्सेज से, उनके पैसों से अकेला लड़ रहा है, अपने दम पे लड़ रहा है। और बहुत कम मुल्क हैं जो आज रशिया के बराबर खड़े हैं, रशिया के साथ खड़े हैं इन दिस टाइम। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अभी तक तो नॉन अलाइंड है, बट अगर इंडिया अपना नॉन अलाइंड स्टैंड चेंज करता है तो उससे अंदर क्या अंतर आएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते क्या बदलाव आएगा। बिकॉज इंडिया को, भारत को डिनाई करने की कोशिश की जा रही है वेस्ट के द्वारा। अगर आप पिछली गवर्नमेंट्स को देखेंगे चोई साहब, और आप तो पत्रकारिता में हैं, आप तो कवर करते रहे जी, किस तरीके से भीख का कटोरा जो है भारत के हाथ में थमा रखा था। कभी यहाँ पे बाढ़ आ जाती थी तो एड भेज देते थे, कभी यहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आता था एड भेज देते थे। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि साहब हमको एड नहीं चाहिए, हम अपने खर्चे मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे, हमारी दिक्कत हम कर लेंगे। उसके बाद चाहे तुर्की में, चाहे बर्मा में, जहां पे भी प्राकृतिक आपदा आई, नेपाल में इंडिया वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। श्रीलंका में मुसीबत आई, इंडिया वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। मालदीव इतने हमारे साथ उस पर हालात खराब करके बैठा था, पर मालदीव को भी इंडिया ने बेल आउट किया, हेल्प किया। तो इंडिया ने, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, आपको पता हमने कोविड वैक्सीन पाकिस्तान को भी दी है और फोकट में दी है। तो जो हमारे हाथ में जबरदस्ती का पश्चिम ने भीख का कटोरा पकड़ाया था, वो कटोरा वापस जो है वो दे दिया उनको। अब वो पाकिस्तान के हाथ में 2-2 कटोरे आ गए। वो चाइना से भी मांगता है, अमेरिका से भी मांगता है। और आपको मैं दिलचस्प बताऊं, अभी 2 दिन पहले की बात है, शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी जनरल जो है, आर्मी ऑफिसर्स है, उनको एड्रेस कर रहे थे। पूरा ऑडिटोरियम फुल था वर्दी वालों से। वो कह रहे थे कि यार जो हमारे दोस्त है ना, चाहे वो चाइना है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो दुबई है, अब वो उम्मीद करते हैं कि हम अगर उनके पास जाएं तो हाथ में भीख का कटोरा लेके ना जाए। तो जब प्रधानमंत्री अपने सिपह सालार को या उनका अब जो फील्ड मार्शल है उसके सामने ये एड्रेस कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं कि साहब हमारे हाथ में भीख का कटोरा, और दुनिया इस बात को जानती है, और अब दुनिया चाहती है हम भीख ना मांगे। अब भीख के बिना उनका गुजारा नहीं। सो देयर इज नो कंपैरिजन बेसिकली ना, कहानी ये है। अब मान साहब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, तो जरा इस पर रोशनी डालें। ये जो कुछ रूस में हुआ है, भारत के लिए कोई संदेश छिपा है क्या इसमें? और भारत की तैयारियां इस समय कैसी हैं? और इसी का एक और पार्ट ये कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि ड्रोन्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जी, देखिए आप ठीक कह रहे हैं कि मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। एक साप करके शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, वो भारत में बन रही है, हरियाणा में बन रही है। मनोहर लाल खट्टर जिस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ये मतलब मसौदा साइन किया था, एमओयू साइन किया था। अब वो मैन्युफैक्चर होके आ रही है। फ्रांस ने 1 लाख के करीब जो है वो शोल्डर फायर्ड जो है वो मंगवाए हैं, ऑर्डर प्लेस किया भारत को। तो भारत 600 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट से 24,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्टर अब हो चुका है। और एक ऑर्डर जो डिस्कस हो रहा है अभी इजराइल के साथ, आकाश तीर सिस्टम को डेवलप करने के लिए इजराइल के अंदर, वो 15,000 करोड़ का अकेला एक ही ऑर्डर है इजराइल के साथ। और ऊपर से ये फ्रेंच ऑर्डर आ गया है, तो 40,000 के करीब जो ड्रोन्स हैं उनका ऑर्डर भी भारत ने सिक्योर किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो कहा कि ड्रोन्स, यस ड्रोन्स आर द फ्यूचर, पर ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स के आने के बाद सारा ही कुछ खत्म हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। एक टाइम था जब एंटी टैंक मिसाइल्स आए थे तो लगा था कि सब अब टैंक्स का टाइम खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं होता। वो हर एक टेक्नोलॉजी का एक एंटी टेक्नोलॉजी आती है। अगर ड्रोन्स की मार्केट बढ़ रही है दुनिया में, तो एंटी ड्रोन्स की मार्केट भी दुनिया में बढ़ रही है। और जब एक, जैसे आप समझ लिए कि आपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला, एक नया सॉफ्टवेयर आया, तो उसके साथ साथ फिर एंटी वायरस भी जो है वो अपडेट आता रहता है, एंटी वायरस भी उसके साथ। जैसे ही ड्रोन है तो वैसे उसका एक एंटी भी हमेशा डेवलप होता रहता है। भारत के लिए इसके अंदर क्या लेसन हैं? भारत के लिए लेसन ये हैं कि हम इस वक्त जो दुनिया में है, हमको केवल अपने ऊपर विश्वास करना है। और जो हमारी आत्मनिर्भरता है, जिसको चाहे वो सीडीएस साहब हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो एयरफोर्स चीफ हो, इन्होंने सबने सराहा है कि हमारा जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड डिफेंस सिस्टम्स है, जो हमारा आत्मनिर्भरता है, उसमें हमारे को बेनिफिट हुआ। और हमको विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। ये जिस वक्त आप मान के चलिए कि ट्रंप हमारे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था या बात कर रहा था,
उस वक्त भी हमारे को इसके ऊपर पूरा यकीन नहीं था। हालांकि बहुत से लोग जिस वक्त अमेरिका में चुनाव थे उस वक्त भारतीय भी थे, हम भी थे उसमें से, जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। ट्रंप ने ना सिर्फ अमेरिका के अंदर अपना सपोर्ट लूज किया है, बट उसने पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करवा दी है। और हमारे लिए लेसन ये है, सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमारी लीडरशिप आज, पॉलिटिकल लीडरशिप इज वेरी मैच्योर, इज वेरी केपेबल और बहुत कामयाब है। दूसरा, हमारा जो दिफा है, जो हमारी डिफेंस है, जो हमारी रक्षा प्रणाली है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो। और मैं जो डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस हैं प्रमोद साहब, उनका मैं बड़ा कायल हूँ। वो मतलब जिस किस्म से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, जिस किस्म से उनके ना, ही वाज एक्सुबरेटिंग कॉन्फिडेंस। उनको ये था कि साहब हमारे को मौका मिल जाए तो हम इनको बताएंगे, बिकॉज वी आर मतलब नेवी वाइज वेरी सुपीरियर। चाइना को भी पता है कि अगर हम निचोड़ने पे आ गए चाइना को, तो चाइना के पास जितना तेल आता है वो हम चोक कर सकते हैं चाइना, हम पाकिस्तान को चोक कर सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो अभी, आप ये कायदे से मान के चलिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मैं समझता हूँ कि 10-1% इफ आई एम रीजनेबल, लोगों को या विश्व के अंदर दिखनी या समझ आनी शुरू हुई। हमारी स्ट्रेंथ इससे और बहुत ज्यादा है। तो लेसन्स हमारे लिए डेफिनेटली हैं कि वी हैव नॉट टू ट्रस्ट एनीवन। हमको भरोसा यकीन किसी पे नहीं करना सिवाय अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, अपनी मिलिट्री पावर्स के ऊपर और अपनी जो तीनों फोर्सेज हैं उनके ऊपर, और जो हमारे रिजर्व्स हैं, इसमें हमारी आईटीबीपी आ गई, बीएसएफ आ गई, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जितने हमारी रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, इनके ऊपर वी हैव टू कीप फेथ इन आवर पीपल। बिकॉज के जैसे हम हमेशा कहते हैं कि फौज इज आर्मी या डिफेंस सर्विसेज आर अवर लास्ट ऑप्शन। अगर ये फेल हो गए तो हमारे पास कुछ नहीं है। कायदे से पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली वो पोजीशन हुई है। उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी फेल हुई है और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। और जितना हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रही है, मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, तो जगजीत सिंह साहब की एक गजल याद आती है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो हकीकत तो इनकी ये है कि इनको मार बहुत जबरदस्त पड़ी है, पर अब ये ढोल नगाड़ों की और ये मिठाई बांटने के जो इनके इनके स्टंट है, उसके पीछे अपना दुख और अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मान साहब, आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा, जैसा आपने भी कहा था कि ऐसा लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है और अलग अलग खित्तों में हम देख भी रहे हैं। चीन ताइवान की मुस्के कसने के लिए तैयारी कर रहा है, बल्कि ये रिपोर्ट्स आ ही गई हैं कि 2026 में या 27 तक ये कुछ हरकत करेगा और उसके बाद फिर आसपास भी कुछ हरकत कर सकता है, भारत की तरफ भी कर सकता है। तरीके से आप देख रहे हैं कि इजराइल गाजा जो कुछ चल रहा है, रूस यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है, और जिस तरीके से सीआईए या अमेरिका की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर ये तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है और ठीक तरीके से छिड़ता है, ध्रुवीकरण के साथ, कि इस खेमे में ये और इस खेमे में ये, ऐसी स्थिति में भारत के लिए आप क्या देख रहे हैं, कहाँ रहेगा? देखिए, अभी तक तो भारत की जो पोजीशन है वो नॉन अलाइंड है। हमारे नोन एनिमीज जो हैं, जो नोन ज्ञात, दो हैं, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी पुरानी एक नीति है, चाणक्य नीति कह लीजिए, उसके अंदर शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। शत्रु बोध यदि आपको हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका इज नो फ्रेंड ऑफ योर्स। ये कोई आपका दोस्त नहीं है अमेरिका। और जिस वक्त आप ये देखेंगे कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहती हैं, पर जब वो यूरोपियन ब्लॉक में अपने हितों को सुरक्षित करेंगी, उस समय पे भारत को भी अपने हितों को सुरक्षित करना पड़ेगा। अभी के लिए ये कहना बहुत कठिन है कि भारत किस ब्लॉक में जाएगा, पर जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, जो दिख रही हैं, मुझे ये लगता है कि भारत जिस ब्लॉक में होगा वो ब्लॉक अंतोगत्वा विनर या विजेता उभर के आएगा। और ये बात ना सिर्फ मुझे पता है, ये बात उन पश्चिम के देशों को भी पता है कि इंडिया इज द फलक्रम ऑफ ग्लोबल पावर नाउ। और जिस प्रकार से भारत की आज मिलिट्री पावर्स है या जो हमारी स्थिति है, वो ऐसी है कि
हम जिस ब्लॉक की तरफ बैठेंगे दैट ब्लॉक विल इमर्ज एज द विनर। तो ये खींचने की, भारत को अपनी तरफ जोड़ने की एक कोशिश, एक प्रयास रहेगा। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम किसी ब्लॉक को चूज करेंगे। हमारा पहला मोटिव होगा कि हम अपने बॉर्डर्स को, अपने देश को सिक्योर रखें, और जो हमारे बॉर्डर्स के बिल्कुल साथ लगते हुए, चाहे बांग्लादेश की तरफ से कोई शरारत हो, चाहे चीन की तरफ से कोई शरारत हो, या चाहे पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत हो, एक बात तो डेफिनेट है, सर्टेन है, कि जिस किस्म की हमारे पास डेप्थ है इस वक्त इनसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान को डील करने में हमारे को बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। बांग्लादेश को डील करने में कठिनाई नहीं होगी। हमारी तैयारी जो है, आप फर्ज कर लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो यूपीएससी की तैयारी करके बैठा हुआ है, उसको 10वीं का पेपर देने में कोई समस्या नहीं है। तो हमारी तैयारी चाइना के लिए, हमारे को बांग्लादेश और पाकिस्तान को डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल बी एबल टू डील देम वेरी वेल। तो जिस वक्त गॉड फॉरबिड अगर ये स्थिति आती है कि चाइना और हम आमने सामने होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि चाइना की जो लड़ाई हुई थी वो वियतनाम में हुई थी, और उसका रिजल्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो वियतनाम वालों के पास तो सही ढंग से हथियार भी नहीं थे। उन्होंने तो बांबू छील छील के उसी से चीनियों को मार के भगा दिया था। सही है। मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद सब। सत श्री अकाल, जय हिंद।